नमस्कार। आज आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर हलधर पटेल, जो कि एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे साइटिका डिजीज के बारे में, साइटिका रोग। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि साइटिका होती क्या है, या साइटिका क्या होता है। बेसिकली अगर साइटिका को बोला जाए तो नाम इसका चेंज होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। जी साइटिका बोलचाल की वर्ड है, इसको जी। सियाटिका बोलते हैं। सियाटिक नर्व का एक्चुअली में रुक जाना या बोलना चाहिए कि उसका कम फ्लो होना, ये होता है साइटिका। जी अब साइटिका में बेसिकली व्यक्ति को पेन होता है कमर के रीजन पे, आपके थाई वाले पोर्शन पे, लेटरल साइड में, अगल बगल वाले साइड में, और पैरों में, साथ में घुटने में। क्योंकि जहां जहां नर्व का फ्लो गया है, कमर से ही नर्व ये आती है, और कमर से जहां जहां तक फ्लो गया है वहां से पूरा पेन उसको स्टार्ट होना चालू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये दोनों पैरों में होता है या एक पैर में होता है साइटिका। कभी कभी देखा गया है कि एक पैर में, जैसे जिस तरफ का कंप्रेस मतलब जिस तरफ का दबना ज्यादा हो गया हो उस तरफ अधिकतर देखी जाती है, लेकिन दोनों पैरों में भी बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसके होने के कारण क्या क्या होते हैं। मेनली तो आपका कमर का नस दबना ही होता है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी पूरी होती है ना, तो जी रीढ़ की हड्डी में नीचे वाले जो वर्टिब्रा होते हैं, जी। उन्हीं वर्टिब्रा से वो नर्व निकलती है। आप कमर का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कमर के दोनों तरफ से वो ऐसा निकलता है और पूरे न- पैर को सप्लाई करता है। अच्छा, वो मेन नर्व जो तो साइट सीआरटी का जी, बोलते हैं जिसे। जिसे साइटिक नर्व बोलते हैं। जी तो वही साइटिक नर्व आगे का कंप्रेस जब हो जाए या किसी भी उसका फ्लो में रुकावट आए, तो जी। उस फ्लो के जहां जहां रुकावट आती जाएगी या कुछ कम होते जाएगा, वहां वहां आपको पेन या सेंसेशन या टिंगलिंग, मतलब आपका झुनझुनी वगैरह आपको महसूस होता जाएगा। किसी बीमारी के कारण भी ये नस दबने लगती है, या अपने आप ही मतलब ऑटोमेटिकली, या कोई बीमारियां होती हैं जिसके कारण वो नस दबती है। वैसे तो देखा गया है जनरली, अगर हम बैठने में या तो चलने में कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, या तो ऐसा हो रहा है कि अ, हमारा चलने का सही मूवमेंट स्टाइल नहीं है या बैठने का सही गति नहीं है, तो उसकी वजह से अधिकतर देखा गया है। क्योंकि कमर से रिलेटेड आज के डेट में झुकने वाले काम बहुत है, ठीक है, जी। और हमने आज पूरा शरीर को आराम दे रखा है। हम मस्त टेबल में बैठते हैं, चेयर में बैठते हैं, पैर हमारा पूरा ऊपर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं मेंटेन हो पाती। पहले के जब आप देखेंगे तो जब बैठते भी थे तो पूरी तरह से तन के बैठते थे, तो जी। ये 90 डिग्री एंगल जो है उनका, वो पूरी तरह से मेंटेन होता था, और कई बार प्रॉब्लम नहीं आती थी साइटिका की। लेकिन आज हर 5 में से 2 व्यक्ति को साइटिका होता है। कारण ये है कि हमारा बैठने का मूवमेंट सही नहीं है। हम जब 90 डिग्री एंगल का यूज करें, कुल मिला के कर्व बने ऐसा 90 डिग्री का, तो वो होने के चांसेस काफी कम होते हैं। दूसरा, आपने बोला कि किसी दूसरी बीमारी के कारण क्या ये हो सकता है, तो जी हाँ, ये दूसरी बीमारी के कारण भी हो सकता है। जैसे डायबिटीज है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से साइटिक नर्व कंप्रेस हो सकती है। जी। दूसरी है कि आपका अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो और वो बोन में आ रहा हो, जी तो ये भी हो सकता है कि वर्टिब्रा उसमें प्रभावित हो, और वर्टिब्रा की जो कैल्सिफिकेशन प्रोसेस है जी। उसके थ्रू हो सकता है कि वो बढ़ी हो। तीसरी कारण हो सकती है कि आपका बॉडी बहुत जैम कंडीशन में हो, आपने उसको ज्यादा मूवमेंट ना दिया हो, या तो आप वॉक ना कर रहे हो। टोटल डेली आपका रूटीन वर्क जो है वो बहुत बिना श्रम के है या बिना फिजिकल एक्सर्शन के है, तो ये कारण भी हो सकता है। और बहुत से कारण कॉम्प्लिकेशन के रूप में डेवलप हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को कब मालूम चलता है, जैसे नॉर्मली हमें बैक पेन हो रहा है या लेग पेन हो रहा था, कि सभी पेन को हम सीआरटी का नहीं बोल सकते। तो इसके ऐसे क्या लक्षण होते हैं कि हमें मालूम चलता है कि हमें साइटिका हुआ है, या किसी और डिजीज के कारण हो रहा है ये। जी, इस पर डिफ्रेंशिएट करने का सबसे बढ़िया वो है कि आपका कमर कभी एक टाइम पे दर्द किया हो, और जी। उसके बाद जो sciatica का पेन होता है वो रेगुलर एक लाइन पे होता है। एक लाइन पे होता है, क्योंकि जहां जहां नर्व गई होती है वहां अच्छा वहां अच्छा। उसका पेन होता है, और वो रेडिएट होता है। मतलब पेन अगर इस लाइन पे गया है
जी। ठीक है, ये वाला जैसे ये लाइन पे गया है पूरा, जी। ठीक है, हाँ तो जी। यहाँ से पूरा नर्व गया है, लेकिन आपको रेडिएट होगा इन तीनों उंगली में भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, इधर की अच्छा। ओर भी रेडिएट होगा और इधर की ओर भी रेडिएट होगा। जी। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि ये कभी भी आप मसाज करेंगे उस लाइन पे, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए राहत मिलेगा, फिर उसके बाद फिर से गायब राहत, क्योंकि नर्व जितना कंप्रेस होगा, दबेगा, तो उतना उसको और परेशानी होगी। तो इसीलिए मेरी एक सलाह भी है कि आप मसाज इस वो पे मत करें, मसाज से बचें। अच्छा, इसमें मसाज नहीं करनी चाहिए, अगर किसी को सियाटिका हुआ है तो उसे मसाज नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नर्व और भी जो अपनी रास्ता, मान के चलिए साइटिक नर्व में जी। उसका रास्ता वो अपना भूल गई होती है, या तो बोलना चाहिए कि वो अपनी जगह से हल्की सी हट गई होती है। जी। ठीक है, तो उसका फ्लो दूसरे तरफ हो रहा होता है, और यही कारण है कि उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। अब कई लोग को पैर की तरफ पहले पता चलता है दर्द, बाद में कमर में पता चलता है, जबकि रूट कॉज जो है वो कमर में रहता है। जी। डॉक्टर साहब, इसमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि मसाज नहीं करवानी चाहिए, लेकिन एक्सरसाइजेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो किस तरह की एक्सरसाइजेज पेशेंट को करनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो आपको वॉक से रिलेटेड सभी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिसमें आपके पैरों का मूवमेंट का, हाथ का मूवमेंट का उपयोग हो। जी। लेकिन आप ऐसी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर सकते जिसमें कमर का ट्विस्ट हो। कमर अच्छा। अगर ट्विस्ट होगा तो पेन और बढ़ेगा। मतलब सामने अगर झुकने वाला, पीछे अगर झुकने वाला आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें परेशानी बहुत ज्यादा होगी। और कुछ खान पान का ध्यान भी रखना पड़ता है स्पेशल? जी बिल्कुल, क्योंकि जितने भी खट्टी वाली चीजें हैं वो नर्व को सिकुड़ती हैं, वो नर्व को क्या करती हैं, संकुचन की मात्रा में, ज्यादा मात्रा में लाती है। जैसे ही नर्व कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ज्यादा मात्रा में पेन उनको आएगा, जैसे ही नर्व रिलैक्स होगा तो कम मात्रा में उनको पेन होगा। तो ऐसे फूड हमको जरूर लेना चाहिए जिसमें नर्व बहुत रिलैक्स हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने वाले जितने भी फूड है, मतलब एसिडिक फूड, उनको हमको थोड़ा परहेज के दृष्टिकोण से रखना चाहिए। जी। साथ में कई बार देखा गया है कि साइटिका के साथ साथ कॉम्प्लिकेशन के रूप में उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी आती है। तो अच्छा। अगर किसी ऐसे पर्सन को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के साथ साइटिका है, तो जी। उनको दूध से परहेज करना चाहिए, दूध नहीं पीनी चाहिए, या अच्छा। दही वाली कोई भी चीजें, मतलब डेयरी प्रोडक्ट कुछ भी आप ना लें थोड़े दिन तक, जिन्हें साइटिका हो। जिन्हें साइटिका के साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी है। साथ साथ, अच्छा अच्छा। क्या इससे पूरी जी तरह हमें आराम मिल सकता है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि से? जी, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है साइटिका को लेकर इलेक्ट्रो होम्योपैथ्स में, क्योंकि जी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका जड़ से इलाज है। आप सीधे नर्व को ही आप टारगेट करके मेडिसिन दे सकते हैं। अच्छा। और आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ मेडिसिन ओरल ही नहीं, बल्कि लगाने के लिए भी मेडिसिन, सेम मेडिसिन यूज की जा सकती है। जैसे कंप्रेस फॉर्म होता है एक मेडिसिन का, जिसको जी। हम कॉटन की सहायता से उसको अप्लाई करते हैं, ताकि बॉडी ऑर्गन तक डायरेक्ट वो औषधि पहुंचे। तो ऐसा भी फॉर्म में अपन मेडिसिन दे सकते हैं, सॉल्यूशन बनाने का भी फॉर्म होता है, तो सॉल्यूशन भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रो होम्योपैथी में है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। खासकर मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें एफ ग्रुप की मेडिसिन होती है, अच्छा। फेब्रिक्वियर, ये स्पेशली नर्व पे काम करती है, एफ ग्रुप की मेडिसिन। साथ में और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे C5 है, A2 है, ऐसी मेडिसिन को आप ऐड करके बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। WE भी संतुलन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ना सिर्फ एक मेडिसिन, बल्कि बहुत सारी मेडिसिन है जो साइटिका को नियंत्रित या कंट्रोल में ला सकती है। डॉक्टर साहब, इस रोग से बचने के लिए आपने हमें बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इलेक्ट्रो होम्योपैथ का, साइटिका को सही करने में और पेन से रिलीफ देने के लिए। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट डिजीज के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद आपका।